हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज मैं आपको बताऊंगी 12th क्लास एनसीईआरटी कोर्स जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर है सेकंड, विश्व की जनसंख्या वितरण व घनत्व और वृद्धि के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो है जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के अनुसार मापा जाता है। जिसमें क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के अनुसार उसे मापा जाता है। किस तरह से मापा जाता है, किसके द्वारा, इसके जनसंख्या घनत्व के सूत्र के द्वारा, जिसमें क्या होता है जनसंख्या का घनत्व बराबर जनसंख्या बट्टा क्षेत्रफल। अब मैं आपको उदाहरण देती हूं कैसे। जैसे एक प्रदेश में एक प्रदेश में 100 वर्ग किलोमीटर में वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या, 1,50,000 जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। एक प्रदेश में 100 वर्ग किलोमीटर में 100 वर्ग के क्षेत्रफल में 1,50,000 जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसकी जनसंख्या के घनत्व को, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे। घनत्व बराबर जनसंख्या कितनी है, 1,50,000, ठीक है, और क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग किलोमीटर। अब ये कैसे निकलेगा, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, कितना बचा, 1,500 मतलब 1500 एक प्रति 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है, 1500 जनसंख्या 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करती है। समझ में आ गया होगा। जब 100 किलोमीटर में इतनी करती है तो 1 किलोमीटर में 1 प्रति वर्ग में। समझ में आ गया होगा इसका। तो क्या होता है, इसे किसके द्वारा निकाला जाता है, जनसंख्या घनत्व के सूत्र के द्वारा इसको निकाला जाता है। समझ में आ गया, घनत्व बटा जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल, ठीक है। तो कितनी जनसंख्या बची, 1500। अब मैं आपको बताऊंगी संघन आबादी। यह वह प्रदेश होते हैं जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी 200 से अधिक जनसंख्या में रहने वाले लोगों का निवास होता है। तो मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ इसकी परिभाषा। जिस प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 से अधिक व्यक्ति निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं, संघनन आबादी कहते हैं। अब ये संघनन आबादी कैसे, मतलब इसको कैसे पहचाने, तो ये कहां पर पाई जाती है, सबसे पहले तो संघनन आबादी सबसे ज्यादा पाई जाती है आकर्षित कारकों में, मतलब आकर्षित प्रदेशों में पाई जाती है। तो वो कौन कौन से, जहां पर रोजगार होता है और अच्छी जलवायु होती है, अच्छा स्थान होता है, अच्छी मृदा होती है। तो ये कहां पर है, उदाहरण के लिए जैसे सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, पश्चिमी पश्चिमी उत्तर भाग
अमेरिका में, सॉरी पश्चिमी उत्तरी भाग यूरोप में, यूरोप तथा उत्तरी पूर्वी भाग अमेरिका में। अमेरिका में सबसे ज्यादा क्या कहा गया है, संघनन आबादी वाला क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि इधर प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 से अधिक व्यक्ति निवास करते हैं। तो कौन से क्षेत्र हैं वो, कौन से भाग हैं, कौन से देश हैं, यूरोप व अमेरिका। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है, तो आइए मैं आपको बताती हूं जनसंख्या वृद्धि के बारे में। क्या होती है जनसंख्या वृद्धि? इसमें क्या होता है, 3 घटक होते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर व प्रवास। तो क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है जनसंख्या वृद्धि की? इसकी डेफिनेशन है जब 2 समय अंतरालों के बीच एक ही क्षेत्र विशेष में होने वाला जनसंख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि को क्या कहा जाता है, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है, वृद्धि कहलाती है। परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 समय अंतराल होते हैं, मतलब कि 2 समय अंतराल की परिवर्तन एक विशेष क्षेत्र से होता है या फिर देश से भी हो सकता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे, तो इसमें क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि दर कैसे मापी जाती है, तो मैं आपको बताती हूं। अब ये धनात्मक और ऋणात्मक होता क्या है, जनसंख्या में परिवर्तन धनात्मक व ऋणात्मक रूप से होता है, मतलब इसकी दरों को पहचाना जाता है। जैसे जनसंख्या वृद्धि दर को पहचाना जाता है, वैसे ही इसको पहचाना जाता है। तो धनात्मक का चिन्ह क्या होता है, धनात्मक बटा ऋणात्मक। क्या होता है, धन में क्या होता है, प्लस चिन्ह, और ऋण में क्या होता है, माइनस। ठीक है, अब ये सोच रहे होंगे आप कि प्लस और माइनस क्या है, तो ये क्या होती है, इसमें क्या होता है, धनात्मक क्या होता है, किसी प्रदेश में या तो जन्म दर में क्या होती है, धनात्मक यानी कि वृद्धि होती है, तथा ऋणात्मक रूप से क्या होती है, अगर ऋणात्मक होता है, दोनों ही हो सकती है, जन्म दर में वृद्धि भी हो सकती है और मृत्यु दर में घटाव भी हो सकता है, या मृत्यु दर में बढ़त हो सकती है, मतलब बढ़ सकता है, या जन्म दर घट सकता है। और इसको कैसे मापा जाता है, ऋणात्मक में क्या होता है, मृत्यु दर जो होती है वो बढ़ती है और जन्म दर घटता है। तो इसका मैं आपको किसमें बताऊंगी, प्रवास में पता चलेगा, इसका आगे प्रवासों के थ्रू कैसे होता है इसका यूज। फिर उसके बाद में इसके जो जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन कौन से के परिवर्तन के, घटक पहला है जन्म,
दूसरा है मृत्यु, और तीसरा है प्रवास। तो जनसंख्या वृद्धि में जो परिवर्तन घटक कौन कौन से? जन्म, मृत्यु व प्रवास। अब क्या होता है इसमें क्या होता है कि प्रति वर्ष जन्मे बच्चों तथा उसके क्षेत्रफल, उस क्षेत्र का, उस जो क्षेत्रफल है ना, उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है किसके द्वारा? इसके सूत्रों के द्वारा। सूत्र होता है इसका, तो उसमें क्या होता है? इंटू 1000, मतलब प्रतिवर्ष में कितने बच्चे? हजारों लाखों बच्चे जन्म लेते हैं। एक महीने में ही हजारों बच्चों का जन्म होता है। तो उस सूत्र के द्वारा पहचाना जाता है कि कैसे दो प्रदेश में और जो क्षेत्रफल है देश या विदेश में कैसे होता है, ये जननांक के आंकड़े होते हैं एक तरीके से। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है प्रवास। प्रवास इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो कि प्रवास से पहले कि जनसंख्या वृद्धि, तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या पाई जाती है ना, मतलब वृद्धि दर में, वो पाई जाती है लाइबेरिया में। सेकंड सबसे कम जनसंख्या वाला देश तो वो है लैटवीन। और सबसे ज्यादा जो महाद्वीपों में जो जनसंख्या अधिक पाई जाती है वो महाद्वीप है अफ्रीका। तो ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कहीं पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, जो कि लैटवीन मैंने बताया, लाइबेरिया बताया था, और लैटवीन जिसमें कम पाई जाती है। तो क्या होता है इसमें? क्या होता है? सारे आंकड़े किस पे आधार होते हैं? धनात्मक ऋणात्मक, मतलब जन्म तथा मृत्यु दर पे आधारित होते हैं ये। मतलब प्रतिवर्ष में हजारों बच्चे जो होते हैं तो उनकी कितना क्या क्या क्षेत्रफल निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट, जब व्यक्ति एक स्थान से, प्रवास में क्या होता है? जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। मतलब वो जहां से जा रहा है, जहां से वो जा रहा है तो वो क्या कहलाता है? उसका उद्गम स्थान। जहां से वो जा रहा है, ठीक है, और जहां वह पहुंचता है वो क्या होता है? मतलब एक ही प्रवास क्या होता है? एक प्रवास का मेन कारक क्या है कि ये क्या होता है? गांव से गांव की ओर, गांव से नगरों की ओर, नगरों से नगरों की ओर होता है ये। ठीक है, तो क्या कहलाता है? जहां से वो जाता है, मतलब गांव से जा रहा है तो वो उद्गम करके आगमन कहां कर रहा है? वो नगरों की ओर। तो कहां जाएगा वो? आगमन में क्या होता है? गंतव्य। गंतव्य स्थान मतलब कि गांव से गांव मान लो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? उद्गम जहां से वो निकलता है, मतलब गांव से निकले या कहीं और प्रदेश के लिए, या गंतव्य मेन वैसे होता है वह प्रदेश जहां से व्यक्ति एक स्थान से बाहर चला जाता है उसको गंतव्य स्थान कहते हैं। तो वो चाहे गांव से सीधा विदेश यानी कि भारत का व्यक्ति है तो वह उद्गम स्थान से सीधा बाहर चला जाता है, मतलब गंतव्य स्थान पे। जैसे भारत का व्यक्ति है वो यहां से सीधा कहां चला जाता है? अमेरिका चला जाता है। और फिर क्या होता है कि वह बाहर, मतलब उधर की जो जितना भी प्रवास करता है वो किस लिए करता है? रोजगार वगैरह से रिलेटेड इन चीजों के लिए क्या करता है? प्रवास करता है। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल था। अब इसके बाद में कि इसका मैं आपको उदाहरण देती हूं, जिससे आपको आसानी से याद होगा कि प्रवास कैसे होता है। तो गांव से गांव मतलब प्रदेश में, वहीं राज्यों में, वहीं उधरी उसके एरिया में आसपास। और गांव से नगर मतलब वो क्या कर रहा है कि गांव है तो अगले राज्य जा रहा है, मतलब। और नगर से नगर,
तो इस तरह से क्या होता है, प्रवास, मतलब ये क्या है, एक तरीके से प्रवास। अब इसमें भी दो प्रकार के प्रवास होते हैं। कैसे, आपको बताती हूं। जैसे गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर, तो इसमें क्या होता है, अप्रवास तथा उद प्रवास। उद प्रवास होता है, दो प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको समझाती हूँ कैसे, डेफिनेशन के थ्रू। ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट है अप्रवास, अप्रवास सॉरी। इसमें क्या होता है, दूसरे स्थान पर जाता है। अप्रवास क्या होता है, जब व्यक्ति किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, मतलब कि जैसे गांव से नगरों की ओर जा रहा है, तो वो क्या हो गया, अप्रवास, जिसमें क्या कर रहा है, वो रोजगार वगैरह के लिए या किसी जलवायु से रिलेटेड। वैसे तो अधिकतर लोग गांव से नगरों की ओर रोजगार के लिए करते हैं, क्योंकि वहां पर रोजगार साधन मिलते हैं, और जलवायु के लिए भी करते हैं कई लोग, या कई किसान ऐसे भी होते हैं वहां बाहर, मतलब गांव से नगरों में जमीन लेके और वहां पर खेती वगैरह भी करते हैं। अब उद प्रवास क्या होता है, तो उद प्रवास, उत्प्रवास है वो। तो इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति एक स्थान से बाहर चला जाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे मैं दे देती हूं, भारत से अमेरिका, जब व्यक्ति एक स्थान से बाहर चला जाता है, मतलब कि जैसे इंडिया में रह रहा है भारत में, तो वहां से सीधा क्या कर रहा है, वो प्रवास कर रहा है, उसको रोजगार वगैरह चाहिए या वहीं उसको सेटल होना है, तो वो क्या कर रहा है, तो यहाँ की जनसंख्या में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, मतलब घट रही है या तो, और फिर उसी के साथ बढ़ती भी कैसे है कि अमेरिका का इंसान जो रोजगार के लिए इंडिया आ रहा है, क्या पता उसको यहाँ पर अच्छा लग रहा हो, यहाँ का उद्योग वगैरह अच्छा लग रहा हो, तो कैसे हो रहा है, भारत से अमेरिका जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको कि प्रवास किस तरह से होता है, गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर। उसके बाद में नेक्स्ट है, प्रवास के क्या होते हैं, दो कारक होते हैं जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे दे रखे हैं। ठीक है, तो कौन से होते हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक क्या होता है, जब लोगों को जीविका के साधन उपलब्ध न होने के कारण नगरों की ओर प्रवास करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है इसे। और इसमें क्या होता है, नेक्स्ट जो पॉइंट है दूसरा, उसमें है प्रतिकर्ष कारक के कारण लोग अपने उद्गम स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रवास में। और दूसरा है अपकर्ष कारक, यह होता है, इसका पहला पॉइंट है, नगरीय सुविधाओं तथा आर्थिक परिस्थितियों के कारण जब लोग नगरों की ओर प्रवास करते हैं तो इसे अपकर्ष कारक कहते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है, अपकर्ष कारक के कारण लोग गंतव्य स्थान को आकर्षक बनाते हैं, मतलब गंतव्य स्थान से क्या होते हैं, वो आकर्षित होते हैं, जहां पर क्या होती है, हर चीज
मिलती है, मतलब कि रोजगार वगैरह से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जो कि क्या है, निम्न है। इसमें क्या है, क्वेश्चन बनता है हर बार बोर्ड में, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों तथा जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा को बताइए। तो ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बोर्ड में जो हर बार आता है, मतलब घुमा फिरा के इसका क्वेश्चन दिया जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में 20 नंबरों में जो होता है, 10 या 20 नंबरों में आता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, कौन कौन से दो हैं इसके। पहला तो है भौगोलिक, भौगोलिक कारक, और दूसरा है आर्थिक कारक। पहला है भौगोलिक कारक और दूसरा है आर्थिक कारक। तो क्या होते हैं भौगोलिक कारक, इसमें क्या होता है, जनसंख्या वितरण में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, जब प्रवास करते हैं ना, तो ये प्रवास से रिलेटेड है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। तो इसमें क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं भौगोलिक में। पहले अपन भौगोलिक का पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या आता है। तो फर्स्ट है, इसमें लोग क्या क्या प्रवास क्यों करते हैं, क्या होता है इसमें। तो इसमें होता है जलवायु, पहला कारक होता है जलवायु। भू आकृति, मृदा, मृदा व जल। तो क्या होता है, पहला जो भौगोलिक कारक होते हैं जिसकी वजह से लोग प्रभावित होते हैं, तो वो होते हैं जलवायु, भू आकृति, मृदा व जल साधन। तो जलवायु, जिस प्रदेश में, जिस देश या प्रदेश में अच्छी जलवायु, मतलब लोग क्या होते हैं ज्यादा ठंडे व ज्यादा गर्म एरिया में नहीं रह सकते, पॉसिबल ही नहीं है रह पाए, तो वो क्या ऐसी जलवायु ढूंढते हैं जहां पर तापमान निम्न हो और अधिक वर्षा न हो, न्यूनतम अच्छा रहे तापमान। ठीक है, तो वह जलवायु वाले क्षेत्रों पे क्या होता है, अत्यधिक आकर्षण होता है, मतलब भौगोलिक कारक में। इधर क्या होती है कि मृदा वगैरह भी अच्छी होती है जलवायु के अनुसार। ठीक है, इसके बाद में है भू आकृति। तो जब लोग प्रवास करते हैं तो इसकी भू आकृति कैसी होनी चाहिए, समतल। वैसे मैदानी इलाके होते हैं, समतल इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, तो लोग क्या ज्यादा रहना कहां पसंद करते हैं, भू आकृति के अनुसार समतल इलाकों में रहना पसंद करते हैं, जिसमें क्या होता है खेती वगैरह जो भी कार्य हो सके, किसान वगैरह जो गांव से शहरों की ओर या शहरों से गांव की ओर प्रवास करते हैं, तो उनके लिए भू आकृति को देखते हैं, इसलिए वो प्रभावित होते हैं। फिर होती है नेक्स्ट है मृदा। तो मृदा क्या होनी चाहिए, दोमट होनी चाहिए। जो तीसरा कारक है उसमें कहते हैं मृदा क्या होनी चाहिए, दोमट होनी चाहिए। अगर दोमट मृदा होगी तो फसलें क्या होती है, उपजाऊ पैदा होती है, मतलब जल्दी सी ज्यादा समय ना लग के जल्दी ही किसान क्या कर लेता है, खेती कर लेता है। तो मृदा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जल साधन। तो पीने योग्य जल, नहाने, पीने, धोने, काम करने, हर चीज के लिए क्या होता है, जल क्या है, प्राथमिक स्रोत है। जल क्या है, प्राथमिक स्रोत है, जो कि हर किसी को जल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आर्थिक कारक। तो इसमें क्या क्या आता है,
इसमें पहला आता है खनिज। खनिज, खनिज क्या होता है, लोग उसी क्षेत्र पे आकर्षित होते हैं जहां पर खनिज संसाधन जैसे उद्योग वगैरह के लिए कार्य किए जाते हैं। मतलब प्रवास कब करते हैं, जब खनिज संसाधन मतलब रोजगार मिलता है, खनिज संसाधन मिलते हैं। खनिज बहुत सारे टाइप के होते हैं, सोना चांदी रबड़ वगैरह, हर चीज खनिज जो होती है वो मिट्टी के द्वारा मतलब पृथ्वी से हमें प्राप्त होती है, भूमि से। नागरिकता और औद्योगिक, नागरिकता क्या होती है, जिसमें ये आर्थिक कारण होता है, जिसमें क्या होता है कि लोग जब अपने गंतव्य मतलब अपने उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान की ओर जाते हैं तो उसमें क्या होता है, नागरिकता देखते हैं। नागरिकता मतलब वहां का क्षेत्र कैसा है, कितना कितना वहां पर चिकित्सालय वगैरह हर चीज की क्या होती है, सुख सुविधाएं होती है। तो इसलिए क्या करते हैं, नागरिकता के अनुसार क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण में क्या होता है कि जहां पर उद्योग धंधे ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे जापान है, एग्जाम्पल जापान है या फिर भारत है, तो यहाँ पर क्या औद्योगिक फैक्ट्रियां बहुत है, कारखाने बहुत है। तो गांव से जो श्रमिक जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में क्या करते हैं, नगरों की ओर प्रवास करते हैं। तो क्या होता है, औद्योगिकरण जहां होता है वहां आर्थिक कारण कारक में वहां वहां क्या करती है, जनसंख्या प्रवास करती है। ठीक है, ये है 3 कारक ये है, और भौगोलिक कारक के 4 कारक है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है टॉपिक जो है वो बताती हूं मैं आपको, जननांकीय जननांकीय संक्रमण। तो ये क्या होता है जननांकीय संक्रमण, तो इसकी डेफिनेशन है, किसी किसी क्षेत्र के द्वारा क्या होता है, जनसंख्या का क्या किया जाता है, जनसंख्या का आकलन, वह भविष्य के लिए उसका पूर्व आकलन के लिए क्या कहता है, जनसंख्या संक्रमण, जननांकीय संक्रमण का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब ये उपयोग होता कैसे, किसी भी एक क्षेत्र में क्या होता है, या तो वही जनसंख्या या उसके भविष्य की जनसंख्या का पुनः आकलन किया जाता है। पुनः आकलन के अनुसार किया जाता है, जननांकीय संक्रमण का उपयोग किया जाता है। अब इसका सूत्र देख लीजिए आप, क्या होता है सूत्र, इसमें होता है खेतीहर मतलब गांव व खेतीहर क्षेत्र, गांव के खेतीहर क्षेत्र, क्षेत्र की क्या होती है, जनसंख्या। इसको किसके द्वारा मापा जाता है, जननांकीय जननांकीय संक्रमण तथा नगरीय उद्योग। जनसंख्या ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जननांकीय संक्रमण के 2 स्रोत होते हैं, मतलब गांव की खेतीहर क्षेत्र की जनसंख्या तथा नगरों की औद्योगिक जनसंख्या, उद्योगों की। तो क्या होता है, प्रवास होता है तो पता चल जाता है कि किस देश की प्रदेश की कितनी जनसंख्या है, इसके सूत्र के द्वारा पता चल जाता है प्रतिवर्ष का। ठीक है, जैसे यहां पर प्रतिवर्ष किलोमीटर का मैंने आपको बताया था, तो वैसे ही होता है इसमें भी। इसमें क्या होता है, 3 श्रेणियां होती है, प्रथम द्वितीय तृतीय।
तीन क्या होती है, तीन स्थान होते हैं इसके, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो प्रथम में क्या होता है, इनमें जनसंख्याओं में क्या होता है कि ये क्षेत्र क्या होते हैं, अविकसित। और ये द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, विकास। इसमें क्या होता है, विकास हो रहा होता है। और तृतीय में क्या होता है, ये क्या होते हैं, क्षेत्र जो होते हैं वो विकसित होते हैं। तो जो ये वाले प्रथम क्षेत्र जो आते हैं ना, प्रथम श्रेणी जो आती है इसकी, तो उसमें क्या होता है, अविकसित। मतलब ये क्या होता है, छोटे मोटे स्थान होते हैं ये अविकसित रूप से, गांव वगैरह के प्रदेश होते हैं, तो ये क्या होता है, अविकसित होता है। तो इधर की जन्म दर क्या होती है, अधिक होती है, अधिक। शिक्षित नहीं होते इसके प्रथम श्रेणी के लोग, शिक्षित नहीं होते, जिसके कारण क्या होती है, जन्म दर अधिक होती है इसमें प्रथम श्रेणी में। मतलब वहां पर क्या है, गांव वगैरह के लोग होते हैं अशिक्षित होते हैं, अविकसित। फिर द्वितीय में होता है विकास। इसमें क्या होता है, पहले जन्म दर अधिक होती है, फिर धीरे धीरे जब लोग शिक्षित होते जाते हैं तो जन्म दर क्या होती है, कम हो जाती है। और इसमें क्या होता है, कम हो जाती है। तो फर्स्ट वाली जो प्रथम जो है ना, इसमें जन्म दर तो अधिक होती है, पर मृत्यु दर भी क्या होती है, जितने मरते हैं उतने ही पैदा वापस हो जाता है, पुनः हो जाता है। और द्वितीय में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो विकास हो रहा है तो जन्म दर पहले अधिक, पहले बाद में कम। बाद में क्या हो जाता है, पहले जन्म दर कितनी होती है, अधिक होती है, फिर बाद में कम हो जाती है। मतलब बराबर लेवल चलता है, मतलब थोड़ा बराबर हो जाता है जन्म में मृत्यु का, दोनों का। और द्वितीय श्रेणी में क्या होता है कि इसमें इसे विकास जब होता है ना, सॉरी द्वितीय श्रेणी में, तो इसमें क्या होता है, शिक्षा वगैरह, शिक्षित होते हैं इस क्षेत्र के लोग, विकास के द्वितीय श्रेणी के। तो ये क्या करते हैं कि उद्योग वगैरह के कार्य करते हैं, शिक्षित होते हैं तो कम जन्म दर, मतलब जनसंख्या कम बढ़ती है। और तृतीय श्रेणी में क्या होता है, विकसित होते हैं ये क्षेत्र, जैसे बाहर के क्षेत्र हैं या कई ऐसे क्षेत्र हैं चीन वगैरह। तो इधर क्या होता है, कई बार क्या होता है क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि जो जन्म दर होता है उसमें बच्चे, किसी भी पेरेंट्स को कहा जाता है कि एक बच्चे से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2 बच्चों से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि लोग क्या होते हैं, पूर्ण रूप से तकनीकी का उपयोग होता है। तकनीकी का उपयोग प्रथम श्रेणी में होता है, द्वितीय में भी होता है, तृतीय में होता है। पर इसमें क्या होता है, विकसित होता है, मतलब पूरा इसमें औद्योगिकरण क्षेत्र आ जाता है विकसित रूप से। तो इसमें ये क्षेत्र क्या होता है, विकसित होता है। तो इसमें क्या होती है, जन्म में मृत्यु दर स्थिर हो जाती है, जन्म व मृत्यु दर स्थिर होती है। विकसित मतलब यहाँ पर क्या, शिक्षक ज्यादा प्रणाली होती है, मतलब शिक्षित होते हैं सारे लोग, तो इतनी जन्म नहीं होता बच्चों का। और बराबर क्या होता है, स्थिर हो जाती है, मृत्यु भी उतनी हो रही है जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं। तो इसी तरह से हमारा विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का ये जो चैप्टर होता है सेकंड, वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना।